हाय, गुड आफ्टरनून सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस अगले आधे घंटे मदद करने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रीच आउट करिए, ट्विटर में एक सवाल भेजिए, अपना नाम मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा आने वाले 5 से 7 दिनों में जब भी साजू सेंसेक्स एपिसोड लाइंड अप है उसमें आपकी क्वेरी शुमार कर ली जाए, लेकिन सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज इस शो में प्लीज। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। वेडनेसडे का दिन है, पेनल्टीमेट सेशन है, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला, और बढ़िया मूव बन रहा है। कल हमने देखा था भारतीय बाजार अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम डिलीवर करके गए। 150 पॉइंट कल ऊपर थे, उसके ऊपर 125 पॉइंट की और तेजी आपकी स्क्रीन पर है। खुले सुस्त हर टिक के साथ मोमेंटम अब एक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे बनता हुआ 2/3% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी 18,175 के लेवल्स पर। कल कहां जा क्लोज हुए थे? 18,050, 18,055 के आसपास के जोन्स थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास हम आके बंद हुए थे। तो लग रहा था अटकने वाला दिन होगा, पर अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और उस मोमेंटम को तूल देने के पीछे वो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट है, जिसकी अहमियत हफ्ते की शुरुआत से मेंशन करी जा रही थी कि डर था स्ट्रीट में। हालांकि अर्थशास्त्री मान रहे थे कि कुछ होगा नहीं, पर मार्केट पिछली बार की बीओजे मीट से डर गया था, जब उन्होंने बैंड रिवाइज कर दिया था। इंडिकेशंस दिए थे कि शायद अल्ट्रा पॉलिसी से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। जस का तस, वो बैंड भी जस का तस मेंटेन हुआ। उससे स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ा। एशिया बेहतर करता हुआ आपको नजर आएगा, और हमें बस इस तरह की कोई स्पार्क की जरूरत थी। देखिए क्या बढ़िया स्क्रीन बनती हुई 175 के आसपास के जोन्स पर, दिन के हाईस पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और मदद करने वाली पॉकेट स्क्रीन पर आनी चाहिए। वो एचडीएफसी ट्विंस फिर मदद करना है। कल भी स्टैंड आउट कर रहे थे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड आज भी तगड़ा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसमें दिखेंगे सब एक साथ। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस, टीसीएस, कोई आईटीसी, हैवी वेट्स हैं जो इस समय बढ़िया तरीके से बाजार की मदद करते हुए। लेकिन चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। लखनऊ जाना है, बेंगलुरु जाना है और सुजानगढ़ जाना है। बेंगलुरु से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ज्योति टंडन मैम नजर आएंगी। ज्योति जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। ज्योति मैम, पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी गौरांग सर के लिए। सर, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 1000 शेयर्स हैं 57 रुपीज के रेट पे। ओके, तो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या इन्हें सेल करना चाहिए? और ज्योति मैम, लिए क्यों थे पंजाब नेशनल बैंक? ट्रेडिंग के लिए लिया था या लंबी अवधि के लिए आज से लिया था? क्या लॉजिक? लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए लिया था। तो आपकी बाइंग के आसपास ही खड़ा हुआ है। गौरांग सर, लंबी अवधि के लिए सरकारी बैंक सही है क्या? और सरकारी बैंक्स में पीएनबी अगर हम रिटेल चुने तो सही है क्या? और मैम के लिए आंसर क्या है? भाई, इनकी बाइंग के आसपास पीएनबी खड़ा हुआ है, लिया लॉन्ग टर्म के लिए है। धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अच्छा तो सब कुछ है, बशर्ते कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता हो, और शेयर बाजार में वो सर्वोच्च स्तर पर चाहिए। अब पीएनबी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में ये 30-35 वाला 2 गुना हो चुका है कम उम्र। और ये एक ऐसी सरकारी बैंक है जो बड़ी और दिग्गज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़े दिक्कतें भी। दिक्कत आ रही है, दिक्कतें पीएनबी भी झेल रहा है, दिक्कतें गौरांग सर का लिंक भी झेल रहा है। आएंगे तो रिज्यूम करा दूंगा, लेकिन बात सही है। पीएनबी का स्टॉक, सरकारी बैंक, ये डबल होता हुआ या फिर अच्छा खासा मीनिंगफुल अपटिक्स ऑलरेडी दिखा चुका है मैम। वो ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कैसे री रेट हो गया। पिछले कुछ समय में 50% के आसपास का अपटेक आता हुआ नजर आया था। गौरांग सर, सॉरी, कंटिन्यू करिए। कर रहा था कि रिकवरी हो रही है, जो भी परिवर्तन सरकार ने किया है उसके आधार पर, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं मैडम के पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ हो। बदलाव हो रहा है, लेकिन पीएनबी की बैलेंस शीट पर बदलाव अगर हम तुलना करें बाकी अन्य सरकारी बैंक जो बड़ी और मझौली बैंक है, तो जो वो रिकवरी की रन रेट है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। उतार चढ़ाव शायद आपको ज्यादा देखना पड़ेगा और आपको झेलना भी पड़ेगा, लेकिन खरीदारी की राय है पीएनबी पर। खरीदारी की सबसे प्रिफर्ड एसबीआई को छोड़ के कोई ऐसा
मिड कैप सरकारी बैंक? 2-3 है आशीष। पहले तो कैनरा बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरी इंडियन बैंक है और चौथी बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये भी और विकल्प है। अगर ये चाहें, अगर परिवर्तन करना है थोड़ा बहुत, तो स्टेट बैंक के अलावा कैनरा बैंक, और इसकी बात हमने हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर कई बार की है, कैनरा बैंक भी एक बेहतर विकल्प है अगर परिवर्तन करना हो। आप होते तो कर देते पीएनबी से स्विच कैनरा की तरफ? गौरांग सर, आप स्विच कर देते ना पीएनबी से कैनरा, ज्यादा कंफर्ट वहीं आता ना? जी बिल्कुल, ज्यादा कंफर्टिंग है। हाँ, धीरे धीरे मैं वहीं ले आया हूं, बात सही है एकदम। ज्योति मैम, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, पीएनबी जहां लिया था वहीं खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई सरकारी बैंक लेना है तो ज्यादा बेहतर विकल्प है, और उसमें सबसे प्रिफर्ड कैनरा बैंक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। चाहे अगर सरकारी में रहना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा बेहतर विकल्प आपकी स्क्रीन पर, वो आपका कॉल, आप स्विच करना ही नहीं करना। अदरवाइज पीएनबी चाहे जोखिम झेलने की क्षमता हो तो रख सकते हैं। लखनऊ से जागृति लखमानी जी जुड़ती हुई। जागृति, हम मिले हैं ना पहले? जी सर, हम मिले हैं। हाँ, वेलकम बैक जागृति। जागृति, पहली क्वेरी कौन सी? थैंक यू सर। जी, मैंने एस्टेक के शेयर्स लिए थे 2100 रुपीज़ के, 20 शेयर्स लिए थे, और मैं सोच रही हूँ इसको 3 से 4 साल तक रखूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि इसको लॉन्ग टर्म में चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? चलाने का हम तो गौरांग सर कर सकते हैं। गौरांग सर, आप चला रहे हैं क्या एस्टेक? और 1600 की बाइंग, नहीं 2100 की बाइंग है। 500 रुपए लॉस हो रहा है मुझे, पर मैं रखना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। एस्टेक लाइसेंस अच्छी कंपनी है क्या, और मेरी एक्विजिशन प्राइस पर फिर व्यू क्या बनता है? मेरे पहले तो आशीष, कंपनी की बैलेंस शीट देखिए और थोड़ा बहुत कामकाज के बारे में भी ज्ञान है हमें। हाँ। लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर जागृति जी परिवर्तन के लिए अगर ये हमारी राय ले सकते हैं, तो मेरी राय में, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा था आशीष, उसी तरीके से आईटी सेक्टर, जिस तरीके से ये तीसरी तिमाही के नतीजे अब तक आए हैं, अगर उसमें ध्यान रखता हूं मैं, और जो नतीजे आ चुके हैं खास करके इन्फोसिस के या फिर टीसीएस के और एचसीएल टेक के, तो मैं मानता हूं कि ये तीनों एक बेहतर विकल्प हो गए। जागृति जी अगर आपको लंबी अवधि का निवेश करना है तो। अन्यथा अभी हमने सरकारी बैंक के बारे में चर्चा कर रहे थे जागृति जी, हमें लग रहा है निजी क्षेत्र की बैंक बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रही है, और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे इस शनिवार को आने वाले हैं और एक्सिस बैंक के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं। आप चाहे तो ये और विकल्प है जहां पर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो जागृति, जो प्रिफर्ड हैं अलग अलग स्पेसिस में स्टॉक्स जो गौरांग सर ने हाईलाइट कर दिए, चाहे तो एस्टेक से स्विच कर सकते हैं। सुजानगढ़ से रेखा जैन जुड़ती हुई। रेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुजानगढ़ राजस्थान है ना रेखा मैम? यस। हाँ, वेलकम मैम। रेखा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल है कि सर, मैंने डिलीवरी के 2000 शेयर ले रखे हैं 318 पे। 1 मंथ के लिए इसको रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, या फिर बीच में और लेना हो तो किस जगह लेना चाहिए? 1 मंथ सोच के आप बैठे हो? सिर्फ 1 महीने का समय देना। डिलीवरी मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है बेस? हाँ। और कोई स्टॉप लॉस लगाया? आई एम अज्यूमिंग नहीं लगाया। गौरांग सर भाई, 1-8 महीने का डिलीवरी का कोई कॉल वॉल है क्या आपका? आशीष जी, ये भी एक हाल ही की लिस्टिंग जो काफी निराशा लोगों को हाथ लगी है, और लॉजिस्टिक क्षेत्र से बहुत बड़ा कामकाज का ताल्लुक है इनका। आईपीओ पे भी कवरेज नहीं थी, और बुनियादी तर्क के आधार पर करेक्शन के बाद कोई ऐसे कवरेज नहीं निकाली, और इनका नजरिया बहुत। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को, और जो भी निवेशक छोटी या मध्यम अवधि के लिए काम करना चाहते हैं, आप ऐसे क्षेत्र और शेयर्स पर छोटी या मध्यम अवधि के लिए सौदे करें जहां पर रुझान बेहतर हो। जरूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर 30-40%, 50% करेक्ट हुआ है तो उसमें आपको तुरंत बहुत ही छोटे समय में काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। परिस्थिति विपरीत भी हो सकती है, यहाँ से और भी नीचे जा सकता है।
तो मैडम छोटी अवधि के लिए लेते तो आपको अपना नुकसान भुगतने की क्षमता पहले तो ध्यान में रखनी चाहिए। जो जोखिम आप उठा सकती है और झेल सकती है नुकसान, वो ध्यान में रखें। अगेन यहाँ पर अगर मैं परिवर्तन सुझाव देना चाहूं, अगर नजरिया में जो समय सीमा है वहां पर लंबी अवधि की अगर समय सीमा हो सकती है, तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी क्षेत्र में एक शेयर है आईटीसी, ये एक बेहतर विकल्प लगता है। आईटीसी आज मूव भी करके दिखा रहा है। ठीक है, आज 2/3% हैवी वेट मजबूत है। आईटीसी अच्छा लग रहा है। गौरांग सर ने सब लाज के आप अच्छे अच्छे बता दिए आप लोगों को। जो चाहें तो आप लोग स्विच करके मूव कर सकते हैं इन स्टॉक्स की तरफ। ज्योति मैम, अगला सवाल कौन सा पीएनबी के बाद? सर मेरे पास अडानी पावर के 411 रुपया के रेट से 20 शेयर्स हैं, जो कि अभी 32% लो चल रहा है अपने रेट से। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसे एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? और आपने जब लिया था तो ये ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? ये भी लंबी अवधि का? नहीं, ट्रेडिंग वाला मामला। तो 411 की खरीद पे 125 रुपए नीचे आ गया स्टॉक। कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप ट्रेडिंग के समय? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। गौरांग सर भाई, 125 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है अदानी पावर में। लिया ट्रेडिंग के लिए तो आप फंस गए। अब क्या करें? कैसे इस लॉस की भरपाई होगी गौरांग सर? देखिए ज्योति जी, अनुशासन शेयर बाजार में रखना सर्वोच्च माता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बाजार आपको दंडित करेगा, और वो दंड आपके सामने है। 400 रुपए के ऊपर की खरीद, मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 280 के आसपास, और आपके पास जो नुकसान है प्रति शेयर वो 125 रुपए प्रति शेयर। ऐसा मत कीजिए आप। ये आप पूंजी आपने कमाई है, आपने बहुत मेहनत करके इसको बचत की है। ऐसे व्यर्थ शेयर बाजार में अनुशासन न रख के शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए तो सबसे पहले आता है स्टॉप लॉस। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। डिसिप्लिन इन्वेस्टर और ट्रेडर बने। इल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर या फिर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर बनेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। हालांकि अडानी पावर पर कवरेज नहीं, लेकिन जो अभी नीति सरकार ने बाहर निकाली थी ग्रीन हाइड्रोजन की, उसको मैं अगर ध्यान में रखूं और अगर आप थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, तो दो विकल्प इसी ऊर्जा क्षेत्र में, दो स्टॉक है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। पहला है एनटीपीसी और दूसरा है टाटा पावर। तो मगर ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए मैं राय दे रहा हूं, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा और आप जैसे जो ट्रेडर हैं बाकी उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जोखिम झेलने की क्षमता ध्यान में रखें और अनुशासन रखें शेयर बाजार में। जागृति, अगला सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एनसीसी के शेयर्स लिए थे मैंने 93.5 रुपीज़ में। मैंने उसके 500 शेयर्स लिए थे। मैं इसे 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ? और 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स क्यों डिसाइड किया? अपना काम है पैसा कमाना। हो सकता है 1 साल में ज्यादा पैसा आ जाए तो? मैं तो गौरांग सर, गौरांग सर क्या फंडामेंटल है, तो कम से कम 12 महीने का समय देना है मुझे उनको। गौरांग सर, एनसीसी करंट भाव पे कैसा लग रहा है? सब इंफ्रा स्पेस की बहुत चर्चा कर रहे हैं आजकल। कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स री रेट भी हो रहे हैं। एनसीसी अच्छा है क्या फंडामेंटली? खरीदारी की राय है यहाँ पर जागृति जी, लेकिन आपको पता है इस साल 2023 में मेरे ख्याल से करीबन 8 या 9 चुनाव होंगे राज्य स्तर पर। अगले साल 2024 में सबसे बड़ा चुनाव होगा, और हर एक राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ये प्रयास और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़े और नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च हो। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को ऑर्डर बुक बहुत बड़ा हो सकता है और एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो सकता है। एनसीसी भी उनमें से ऐसी एक विकल्प है हमारे पास लंबी अवधि के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन अगर साल भर का नजरिया है आपके पास या थोड़ा बहुत और समय है, तो 115 से 125 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है एनसीसी पर। तो आप चाहें तो अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ टारगेट से समय थोड़ा बढ़ा दीजिए मैम। स्टॉक अच्छा है। गौरांग सर और उनकी टीम को फंडामेंटली पसंद आ रहा है जिस स्टॉक में आपने एक्यूमुलेशन किया है। ज्योति मैम, अदानी के ग्रुप पे ज्यादा एक्सपोजर है क्या? एक और अदानी स्टॉक आया आपके पास? के रेट से नहीं, ऑडियो ढंग से आया नहीं मैम, फिर से बोलो आप प्लीज। अडानी विल्मर के सर 711 रुपीज के रेट से शेयर लिए हुए हैं, 20 शेयर। ये भी ऊपर के लेवल से फंस गए अपन लोग। ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था? यस सर।
गौरांग सर का जवाब तो आपने सुन ही लिया है। अदानी पावर में वही क्लास आपकी फिर से लगने वाली है। गौरांग सर, अदानी विल्मर 150 रुपए ऊपर से नीचे है जहां खरीदा था मैंने। क्लास नहीं, लेकिन जागरूक करने का प्रयास होता है आशीष आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, और हम जैसे निमित्तों को एक मौका मिल जाता है जो पिछले कुछ वर्षों में ज्ञान हमने प्राप्त किया शेयर बाजार से जुड़ करके, और यही ज्ञान हम बांटना चाहते हैं। और फिर से एक कंपनी के ऊपर पहले टिप्पणी करता हूं। तो कंपनी एडिबल ऑयल्स में ज्यादा कारोबार करती है और एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। हाल ही में इसका आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन दिक्कत यह है कि कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने छोटी अवधि के लिए यहाँ पर सौदे किए थे तो मैं फिर से वही कहूंगा, अनुशासन को ध्यान में रखें। ठीक बात है। गौरांग सर, कई सारे स्टॉक्स पे कवरेज नहीं होती जो जीत की, तो फिर आप लोग उन स्टॉक्स पे बिल्कुल छूते ही नहीं हो क्या? फिर दिक्कत आशीष ये है कि अडानी समूह की कंपनियों पर, किसी भी कंपनी पर कवरेज नहीं है। हाँ। इसका कारण मत पूछेगा, क्योंकि उसका मैं जवाब ऑन एयर दे नहीं पाऊंगा। लेकिन लाइक अडानी जैसी जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, वहां पर अगर एफएमसीजी की मैं अगर बात करूं, और एफएमसीजी लगता भी आशीष के तिमाही नतीजे, ये जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे वहां पर रुझान थोड़ा बेहतर हो सकता है पहली और दूसरी तिमाही के तुलना में। तो आईटीसी का तो नाम ले ही लिया मैंने, लेकिन एचयूएल भी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। अगर आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कंफर्ट है इन सब स्टॉक्स के साथ, हमारे भी रात की नींद बेहतर रहेगी। एचयूएल, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर जैसी अच्छी पेडिग्री, नॉट नेसेसरली ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वाली जो गौरांग सर कह रहे हैं कि उसमें कवरेज नहीं है तो उसमें उसकी पेडिग्री की चर्चा ही नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ ज्यादा पसंदीदा बेट्स हैं जो जीत की, जहां पर चाहें तो आप स्विच कर सकते हैं। चलिए, इस नोट पर ज्योति मैम, जागृति मैम, रेखा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, बढ़िया बढ़िया विकल्प देने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मैं मेंशन कर रहा था कि कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे बैठक शेड्यूल्ड है। क्या निकल के आया उस बैठक में? कहा जा रहा है बैठक खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले कहां पता चलेगा? दिल्ली लक्ष्मण के पास जाने की जरूरत। लक्ष्मण, क्या हुआ भाई आज? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा, लेकिन बता दूं कि सरकार ने तो औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने को मंजूरी दी है। ये जो ईवीएम खरीदने को मंजूरी दी है, ये 1335 करोड़ रुपए में ईवीएम खरीदे जाएंगे और जो अभी के वीवीपैट हैं उसको अपग्रेड किए जाएंगे। तो इन दो मकसद से सरकार ने जो है इसको मंजूरी दी है और इसमें दो कंपनियों से खरीदे जाएंगे। एक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक बीईएल और ईसीआईएल से कैबिनेट ने मंजूरी दी है ईवीएम खरीदने के लिए, और वीवीपैट जो होता है उसको अपग्रेड करने के लिए M2 लेवल से M3 के लेवल के लिए वीवीपैट अपग्रेड किए जाएंगे, और ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये मंजूरी दी है। ईवीएम खरीदने के लिए 1335 करोड़ का खर्च होगा, वीवीपैट्स को अपग्रेड किया जाएगा, दो कंपनी से एक्विजिशन किया जाएगा। लिस्टेड स्पेस में वो आपकी स्क्रीन पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप रखें स्टॉक को। लक्ष्मण, थैंक यू। आज सुबह बताए नहीं आप कि आज एजेंडा क्या है? मुझे लगा कई बार सरप्राइज दे दिया जाए, हालांकि एजेंडा बहुत बड़ा था नहीं तो मैंने थोड़ा सा उसको पहले पकने दिया, क्योंकि कई बार सरकार एजेंडे पर फैसला नहीं लेती है। तो मैंने पहले देखा कि बैठक शुरू हो रही है, बैठक खत्म हो गई, फिर भी सरकार ने नहीं बताया। तब मैंने अपने सूत्रों तक पहुंचने की कोशिश की, फिर सूत्रों ने मुझे बताया कि ये प्रस्ताव थे और इसको मंजूरी मिल गई है। लीजिए भाई, सबसे पहले आपने आज सुन लिया है। अब आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लक्ष्मण? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी नहीं होगी, ना तो सरकार इसकी औपचारिक जानकारी प्रेस रिलीज जारी करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय आवाज के दर्शकों के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। इसी खबर के साथ शो साजबो सेंसेक्स को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार देखिए
मिड कैप मंत्र। नमस्कार।